नमस्कार। करंट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। और जस्टिस यूयू ललित जी के द्वारा भारत के 49वें मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण किया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उसके अनुसार हमारे वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको शपथ ग्रहण करवाया गया। तो आइए इससे संबंधित आप सबको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इन सब की चर्चा करते हुए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लें कि जो हमारे वर्तमान सीजेआई हैं, है ना, जिन्होंने शपथ लिया, इनका पूरा नाम क्या है ना। शॉर्ट में आपको हर जगह यूयू ललित देखने को मिलता होगा, है ना। जैसे यूयू हनी सिंह है वैसे ये यूयू ललित सिंह है। इनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित, ठीक है ना, उदय उमेश ललित। और साथ ही साथ इनके पिताजी का नाम की बात कर ले तो इनके पिता का नाम है उमेश रंगनाथ ललित। और इनके पिताजी की बात कर ले तो ये भी जो बंबई कोर्ट रहा है उसके न्यायाधीश ये रह चुके हैं। अब अगर बात कर ले उदय उमेश ललित जी की, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको शपथ दिलवाया गया। इनसे पहले जो 48वें हमारे सीजेआई थे वो थे एनवी रमणा। ये भी बातें ध्यान में रखिएगा क्योंकि जो अभी शपथ ग्रहण किए इनसे प्रश्न तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन इनसे पहले वाले कौन थे यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये 49वें नंबर के सीजेआई बने हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि इनका कार्यकाल भी बहुत लंबा नहीं है, इनका मात्र 74 दिन का कार्यकाल होगा और 8 नवंबर 2022 को ये अपने पद से सेवानिवृत्त भी हो जाएंगे। तो बहुत लंबी अवधि नहीं है। अगर हम बात कर ले कि इनका जो कार्यकाल है छोटा है, तो क्या ये सबसे कम समय तक रहने वाले न्यायमूर्ति हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल जो रहा वो जस्टिस कमल नारायण सिंह जी का रहा और इनका कार्यकाल मात्र 18 दिन का रहा है। अभी तक के इतिहास में सबसे कम समय के लिए भारत के जो मुख्य न्यायमूर्ति रहे हैं ये जस्टिस कमल नारायण सिंह जी रहे, जो 25 नवंबर 1991 से लेकर 12 दिसंबर 1991 तक भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में इन्होंने काम किया। साथ ही साथ अब बात कर ले कि अब तक का वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सबसे ज्यादा समय तक अपने पद पर रहा, तो ये है जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी। ये 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 तक, यानी कि लगभग 7 वर्ष 139 दिनों तक भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार यहां पर संभाला। तो ये सारी बातें भी ध्यान में रखिएगा। एक विशेष बात इनसे रहती है कि ये जो उदय उमेश ललित जी हैं, ये दूसरे ऐसे प्रधान न्यायाधीश हैं जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे, ठीक है ना। अगर ये दूसरे नंबर के हैं तो पहले नंबर के कौन है ये भी ध्यान रखिएगा। तो एस एम सिकरी जो है ये 1991 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। ये पहले ऐसे वकील थे जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे। तो ये 2-3 विशेषताएं हैं इनसे संबंधित, ये बातें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका करंट अपडेट। इससे संबंधित बेसिक और क्या क्या आपको पता होना चाहिए तो ध्यान रखिएगा। अगर भारतीय संवैधानिक प्रावधानों की बात कर लें तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ की व्याख्या की गई है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक संघ की व्याख्या है। और इसमें देखें तो भाग 5 के ही जो अध्याय 4 है इसमें संघ की न्यायपालिका का वर्णन है और इसके लिए अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक सम्मिलित किए गए हैं। तो जो भी मुख्य बातें हैं नियुक्तियों से संबंधित, शपथ ग्रहण से संबंधित, ये सब के सब आपको 124वां जो अनुच्छेद है इसी में व्याख्यायित किया गया है। जैसे कि देखिएगा इसका खंड उपखंड 1 कहता है, अनुच्छेद 124 का उपखंड 1 कहता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि के द्वारा अधिकृत नहीं करती है तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। यानी कि जिस समय संविधान लिखा गया था उस समय यह कहा गया कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा और यहां पर मुख्य न्यायमूर्ति के साथ साथ 7 से अनधिक जो न्यायाधीश होंगे इनसे मिलकर
उच्चतम न्यायालय का यहाँ पर निर्माण होगा, गठन होगा। तो अनुच्छेद 124 में क्या सम्मिलित किया गया है, तो जो हमारा उच्चतम न्यायालय है इसके गठन की यहाँ पर बात की गई है, और पहले भाग में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। वर्तमान में कितने अभी यहाँ पर न्यायाधीश है, आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में जाना है और सबको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में यहाँ पर मुख्य न्यायमूर्ति के साथ साथ कितने अन्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये आपका यहाँ पर काम हो जाता है। उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 124 का उपखंड 2 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक उसकी उम्र 65 वर्ष नहीं हो जाती। यानी कि जो भी व्यक्ति यहां पर न्यायाधीश बनेगा उसका कार्यकाल कब तक रहेगा, तो जब तक उसका उम्र 65 वर्ष नहीं हो जाता। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या लिखा गया है, परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा। यानी कि अगर मुख्य न्यायमूर्ति को छोड़ दें और इनको छोड़ के जो बाकी अन्य न्यायाधीश हैं, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति जो है ये मुख्य न्यायमूर्ति से अवश्य ही परामर्श लेगा और उसके परामर्श के आधार पर ही अन्य न्यायाधीशों की यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा गया परंतु यह है कि, क्या है आइए देखते हैं। इसके बाद कहता है कि परंतु यह है कि कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। यानी कि न्यायाधीश नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन न्यायाधीशों की अगर उनकी इच्छा ना हो अपने पद पर बने रहने के लिए तो पद त्याग कैसे करेंगे, तो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा और ये पद त्याग भी राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित लेख के माध्यम से ही कर सकते हैं। साथ ही साथ इनको हटाया भी तो जा सकता है। तो कैसे हटाया जाएगा, तो जो भी न्यायाधीश होंगे अगर किसी को हटाना है तो जो खंड 4 में रीति दी गई है उस रीति के आधार पर ही इसको पद से हटाया जा सकता है। और खंड 4 में देखिएगा क्या लिखा गया है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपने कुल सदस्य के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत यानी कि विशेष बहुमत के द्वारा समर्थित समावेदन, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति भी दे दिया गया हो, इसी के माध्यम से उसको हटाया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में इतना आसान नहीं है किसी भी न्यायमूर्ति को हटा देना। तो ये उपबंध करता है, ये सब के सब 124 में ही सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कौन व्यक्ति जो है यहां पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो सकता है। तो देखिएगा 124 के उपखंड 3 में यह व्याख्या की गई है कि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक है, पहला शर्त। साथ ही साथ और किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्षों तक ये न्यायाधीश रह चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो ये 3 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन क्या है, भारत के नागरिक होने चाहिए, और साथ ही साथ 3 कंडीशन है। पहला क्या है कि ऐसे, है ना, ऐसा व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। ऐसा व्यक्ति जो है ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य रहता है। तो ये बातें यहां पर की गई है, और साथ ही साथ 2 बातें और है, ध्यान रखिएगा। 124 का उपखंड 5 जो है ये कहता है कि संसद
खंड 4 के अधीन किसी संवेदन के रखे जाने तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी। यानी कि यहां पर जो भी बातें कही गई है इन सभी में विनियमन करने का अधिकार संसद के पास है, ये बातें भी ध्यान रखना है। और अंतिम बात, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। यानी कि ये शपथ की बातें की जा रही है और इसी अनुच्छेद का 124 के उपखंड 6 के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ दिलवाया गया है। तो आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यहां पर करंट न्यूज के साथ साथ मैंने यहां पर बेसिक भी अपडेट करवा दी और जितनी चीजें हैं जो इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारी चीजें मैंने यहां पर बताया है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लोग इसे लाइक शेयर और साथ ही साथ जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।